हमारे ऑनलाइन चैनल का नाम है न्यूज मीन्स फैक्ट, देयरफॉर डेफिनेटली आई विल रिएक्ट। कि एक भी सांसद आपका नहीं, लेकिन आप फिर मंत्री बन गए। नरेंद्र मोदी सरकार में मैं मंत्री बना हूँ तीसरी बार, मैं बनूंगा चौथी बार। बात है। जिसके साथ आरपीआई लग लेती है वो जीत की तरफ आ जाता है। अगर सीटें मनचाही नहीं मिली तो कुछ नाराजगी होगी, नहीं होगा? नाराजगी तो होती रहती है नाराजगी, लेकिन अभी नाराज रहने से काम नहीं चलेगा। शैलजा जी का अगर कांग्रेस पार्टी में अपमान हो रहा है तो मेरा उनको निवेदन ये है कि उनको बीजेपी में नहीं जाना है, उन्होंने मेरी पार्टी में, रिपब्लिकन पार्टी में आना चाहिए। आरपीआई का विस्तार करेंगे और अगर आप यूपी की तरफ आएंगे तो आपको टक्कर मिलेगी मायावती से, आपको टक्कर मिलेगी चंद्रशेखर आजाद से। आज कल मायावती का जनाधार टूटता जा रहा है, बहुत डाउनफॉल में मायावती जी है। तो मैं ले लूंगा टक्कर, जरूर उनको आ जाएगी चक्कर। मैं सुना जितेंद्र के फैन हैं। हाँ, जितेंद्र के फैन रहे हैं आप? हाँ, मैं जितेंद्र के फैन रहे, लेकिन मैं सबसे ज्यादा फैन हूँ अमिताभ बच्चन का। इनकाउंटर पॉलिसी को देखते कैसे हैं, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे यूपी हो? ये जो क्रिमिनल होते हैं, तो ऐसे क्रिमिनल लोगों का इनकाउंटर बीच में योगी आदित्यनाथ जी आने के बाद हुआ। गुंडा राज को खत्म करने का बहुत बड़ा काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। जब मैं गांव में जाता हूँ तब मुझे पूछती है गांव की दादी, राहुल गांधी कब करेगी शादी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार। जिसके साथ है नरेंद्र मोदी चले, मेरे साथ है रामदास आठवले। सर स्वागत है आपका। बोलिए बोलिए नम्रता जी, बोलो। सर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं और अक्सर सर आपको जब मैं सुनती हूँ तो आप बाकी नेताओं की तरह बात नहीं करते हैं, आप कुछ ट्विस्ट ले आते हैं, चाहे सदन हो चाहे बाहर हो, आप शेरो शायरी सुना देते हैं। ये इंटरेस्ट आपको कहाँ से आया? पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी। मुझे लगता है नम्रता जी, तुम्हारे चैनल का नाम है न्यूज मीन्स फैक्ट, तुम्हारे ऑनलाइन चैनल का नाम है न्यूज मीन्स फैक्ट, देयरफॉर डेफिनेटली आई विल रिएक्ट। नाइस। जो सवाल आप पूछेगी वो सवाल के जवाब मैं देता रहूंगा। और मुझे मतलब एक नए स्टाइल से बोलने की आदत है। मतलब जब मैं सभा में मैं बोलता था, तब जब मैं यमक से यमक मैं जोड़ता था तो लोगों का रिस्पांस बहुत एकदम आ जाता था और लोग तो ताली भी बजाते थे, लोग भाषण अच्छा वैसा भी बोलते थे। इसीलिए जब से मैं पार्लियामेंट में आया हूँ, मैं पहली बार 1998 में मैं पार्लियामेंट में आया था लोकसभा में, कांग्रेस के अलायंस में। 1998 में मुंबई से मैं चुनकर आया था, उत्तर मध्य मुंबई से ही। लेकिन वो लोकसभा खाली 13 महीने की रही। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से हारी थी। मतलब इंडियन डेमोक्रेसी इज द बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। मतलब एक वोट को क्या कीमत होती है, वन मैन वन वोट वन वैल्यू, ये अपने भारतीय संविधान ने तत्व स्वीकारा है। तो एक आदमी के एक मत को एक ही मूल्य होता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, सीएम हो, मंत्री हो, एमपी हो, एमएलए हो या आम आदमी हो, पत्रकार हो, कोई भी हो, सभी के एक वोट को एक ही कीमत होती है। इसीलिए अटल जी की सरकार जब एक वोट से हारी थी तो पूरी दुनिया ने देखा था कि भाई भारत की डेमोक्रेसी इतनी स्ट्रांग है, एक वोट से मतलब आदमी मतलब पूरी सरकार हारी थी। इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे एक आदत ऐसी है कि भाई एंजॉय करने की भावना मेरी नहीं होती है, मैं ऐसा आदमी सीरियस हूँ। लेकिन मुझे पार्लियामेंट में ज्यादा वक्त भी नहीं मिलता है, मुझे कम हुआ वक्त मिलता है और उसमें मुझे मेरा कुछ जो स्पीच देना पड़ता है। इसीलिए शुरू से मुझे आदत है कि मैं कविताएं करता था और लोग उसको पसंद करते हैं। इसीलिए मैं जरूर मतलब आपके साथ मैं अभी बात करता रहूंगा। अच्छा सर, कुछ लोग ये पूछना चाहते हैं कि आपका ये कौन सा दबदबा है या फिर कौन सा ये अंदाज है कि एक भी सांसद आपका नहीं, लेकिन आप फिर मंत्री बन गए। गडकरी साहब ने तो एक बयान दिया है, अभी नितिन गडकरी ने कहा है चौथी बार हमारी सरकार आए या ना आए, रामदास आठवले जी जरूर मंत्री बनेंगे, सरकार चाहे किसी की भी आए।
हाँ, मंत्री पद का विषय नहीं है। मंत्री पद कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। मतलब मंत्री पद से मेरा कार्यकर्ता पद बहुत बड़ा है। मंत्री पद आता है चला जाता है, लेकिन कार्यकर्ता जो है, मैं लोगों में काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ, लोगों का काम सुनने वाला कार्यकर्ता हूँ, उनके लिए मदद करने वाला मैं कार्यकर्ता हूँ। और 2 दिन पहले 22 तारीख को नागपुर में एक हमारे गिरीश गांधी जी है, उनका मारवाड़ी फाउंडेशन है, जो मारवाड़ी लोग नागपुर में रहते हैं, अच्छा। उनका फाउंडेशन उन्होंने बनाया है। और हर साल मतलब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्मृति पुरस्कार इस नाम से अम्बेडकरी मूवमेंट में काम करने वाले नेताओं को, कार्यकर्ताओं को वो अवार्ड देते हैं, और उसमें 5 लाख रुपए भी मतलब उसमें देते हैं। अच्छा। तो गडकरी जी के हाथों से मेरा सम्मान हुआ था 22 तारीख को। मेरी पत्नी जी सीमा भी उसमें थी। तो तब गडकरी साहब ने ऐसा बोला था कि भाई सरकार तो मतलब आठवले जी जिनके साथ होते हैं उनकी सरकार आती है, और सरकार कोई भी हो, आठवले वहां मंत्री रहते हैं। तो मैं नरेंद्र मोदी जी के सरकार में मंत्री बना हूँ 3री बार। नरेंद्र मोदी सरकार में मैं मंत्री बना हूँ 3री बार, मैं बनूंगा 4थी बार। मैं बनूंगा 4थी बार। और जिस तरह मतलब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए हैं 3री बार, मैं मंत्री बना हूँ 3री बार, और हम दोनों बनते रहेंगे बार बार बार। सर, रिपब्लिकन पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए क्या तैयारी है? महाराष्ट्र से बाहर अब लोग देखना चाहते हैं किसी बड़े दलित चेहरे को। हाँ, तो मतलब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो है महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। रिपब्लिकन पार्टी का इतिहास ऐसा है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने, बाबा मैकल साहब बड़ोदरा में, और वहां सयाजी महाराज गायकवाड़ जी ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को अमेरिका जाने के लिए स्कॉलरशिप दी थी। और उस पैसे से बाबा साहब अम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में गए थे। अच्छा। वहां बाबा साहब अम्बेडकर अपनी शिक्षा पूरी करके मतलब वापिस आए थे। तब सयाजी महाराजा सयाजी गायकवाड़, इन्होंने मतलब बाबा साहब को बोला था कि आपकी शिक्षा होने के बाद आप हमारे संस्थान में नौकरी करने के लिए आइए। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी वहां गए थे, लेकिन बाबा साहब का अपमान, अनटचेबिलिटी इतनी थी, वहां का जो प्यून है वो भी बाबा साहब अम्बेडकर को टच नहीं करता था। वो लंबे से फाइल पे फेंकता था, और अगर उनको पानी देना है तो लंबे जाकर वो पानी रखता था। और बाबा साहब अम्बेडकर जी को का बार बार अपमान करने का प्रयत्न होता था। इसलिए बाबा साहब ने सोचा कि मैं इतनी डिग्रियां लेकर इधर आया हूँ, तो मेरे बारे में अगर ये लोग ऐसा सोच रहे, मुझे इसी तरह का बिहेवियर मेरे साथ कर रहे हैं, तो मेरे समाज का क्या होगा। और इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी, एक वहाँ सयाजी बाग है, सयाजी बाग में एक पेड़ है ऐसा, तो पेड़ के नीचे आकर बाबा साहब अम्बेडकर रोए, और मेरे समाज के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। मैं नौकरी करता रहूंगा तो मेरे समाज का भला होगा नहीं। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने वहां संकल्प किया, इसके बाद मैं नौकरी नहीं करूंगा और मैं मेरे समाज के लिए काम करता रहूंगा। तो इसी तरह बाबा साहब अम्बेडकर जी फिर बाद में राजनीति में आए थे। बाबा साहब ने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की थी। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने उसके बाद ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी। लेकिन 1952 के चुनाव में बाबा साहब अम्बेडकर जी को ये कांग्रेस पार्टी वालों ने हराया था। 1952 में इस देश के संविधान के शिल्पकार डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, इनको पराभूत करने के लिए मतलब कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर को हराया था। तो इसीलिए बाबा साहब ने सोचा कि मैं और शेड्यूल कास्ट के नाम पर पार्टी चलाऊंगा, तो मैं नहीं चुनकर आता हूँ तो मेरे लोग कैसा चुनकर आएगी। इसीलिए एक सभी लोगों को लेकर पार्टी बननी चाहिए। इसीलिए रिपब्लिकन पार्टी का नाम बाबा साहब अम्बेडकर जी ने तय किया था, और वो पार्टी हम लोग अभी चला रहे, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। तो भी मेरे पार्टी की स्थिति ऐसी है कि महाराष्ट्र से तो मैं बिलोंग करता हूँ। मैं 3 बार लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूँ। मैं महाराष्ट्र सरकार में 5 साल तक समाज कल्याण, ट्रांसपोर्ट, प्रोविजन, प्रोपोगंडा, एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ऐसे 4 मंत्रालय का मैं मंत्री भी रहा हूँ। और उसके बाद मैं 3 बार लोकसभा में भी रहा हूँ, 1998, 1999, 2004।
2009 तक मैं लोकसभा में था और 2014 में 2009 में मैं शिरडी से मैं लड़ा था चौथी बार। तो चौथी बार मैं शिरडी से मैं हार गया था। उसके बाद मैं 2014 में नरेंद्र मोदी जी के साथ आया और मुझे पहली बार ही राज्यसभा में लिया है। अभी मैं सेकंड टाइम राज्यसभा में हूँ। मेरी राज्यसभा 2026 तक है। अच्छा। तो इसी तरह मतलब आपने जो सवाल किया था कि मेरे पार्टी का एक भी सांसद नहीं है लोकसभा में, मुझे मंत्री बनाने का क्या मकसद है, क्या मतलब है, मोदी जी क्यों मंत्री बना रहे हैं? तो मेरी पार्टी जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी विचारधारा की पार्टी है। मेरी पार्टी देश के अंडमान निकोबार हो, लक्षद्वीप हो, दादरा नगर हवेली हो, दीव दमन हो, साउथ इंडिया हो, नॉर्थ इंडिया हो, सभी राज्यों में मेरी पार्टी काम करती है। वो पार्टी बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन हर राज्य में मेरी पार्टी का यूनिट है और मैं मेरी पार्टी बढ़ाने का प्रयत्न मेरा है और सभी वर्गों को साथ में लेकर जाने का मेरा मकसद है। मेरा मिशन ये है कि बाबा साहब का मिशन था दलित और सवर्णों को जोड़ना, जो जाति व्यवस्था है जाति व्यवस्था को खत्म करना। ये कानून से तो जाति व्यवस्था खत्म हो चुकी है। आर्टिकल 17 के मुताबिक मतलब संसद ने जाति व्यवस्था को खत्म किया है, लेकिन आज भी दलित पर अत्याचार होते हैं। एक साल में कम से कम 60,000 से ज्यादा पूरे ऑल इंडिया में एट्रोसिटी की केसेस होती है। तो इसीलिए मतलब दलितों को न्याय देने के लिए हमारी पार्टी काम कर रही है, लेकिन दलित और सवर्णों को जब तक हम जोड़ते नहीं है तब तक अत्याचार खत्म होंगे नहीं। इसीलिए मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने एक साथ आकर आगे बढ़ना चाहिए। सोशल इक्वालिटी के साथ साथ इकोनॉमिकल इक्वालिटी आनी चाहिए और उसके लिए हम सब लोगों ने प्रयत्न करने की आवश्यकता है। नम्रता जी। सर, आप तो प्रयास कर रहे हैं, आपकी पार्टी भी प्रयास कर रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आज भी दलितों को अपने से कम ही आंकते हैं और बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जो साथ में जॉब कर लेंगे, लेकिन उनकी सोच का दायरा अभी भी छोटा है। आप लोगों की सोच को कैसे बदलेंगे? हाँ, तो सोच को बदलना चाहिए। मतलब हमारी सोच तो बदली है, लेकिन जो लोग सवर्ण समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, संविधान पढ़ते हैं, संविधान को जानते हैं और जाति व्यवस्था को बढ़ावा देना कानून के विरोध में है, ये भी जानते हैं। तो समाज में परिवर्तन हो रहा है। मतलब नम्रता जी, आज देश में देखा जाए तो कम से कम 1.5-2 लाख तक मतलब इंटरकास्ट मैरिज होते हैं हर साल में दलित और सवर्णों में। और लड़के लड़कियां एक साथ आते हैं, शादी करते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का भी कहना था कि रोटी भेटी व्यवहार से जाति व्यवस्था जाएगी नहीं। जाति व्यवस्था को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए इंटरकास्ट मैरिज की आवश्यकता है। तो अभी खाली लो मैरिजेस होते हैं, प्रपोज्ड मैरिज की संकल्पना भी आगे आनी चाहिए। समाज के कुछ लोगों ने दलित समाज के लड़के लड़कियों का क्वालिफिकेशन देखो, उनका उनका क्या प्रॉपर्टी है देखो, उनका क्या है सब देखो, जिस तरह अपने समाज में देखते हैं। तो ऐसा प्रपोज्ड मैरिज की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है और उसके लिए कई एनजीओज ने आगे आना चाहिए और जातीय व्यवस्था को खत्म करने के लिए हम सब लोगों ने प्रयत्न करना चाहिए। सोच बदल रही है, सोच बदल रही है, लेकिन सभी लोगों की नहीं बदल रही है। करेक्ट। जो बहुत सारे लोगों की सोच बदल रही है। आज रोटी और बेटी व्यवहार तो बहुत बढ़िया संख्या में हो रहा है। बेटी व्यवहार भी मतलब जो मैंने बोला ऐसा हो रहा है, लेकिन आज भी गांव के मंदिर में जाने के लिए मतलब दलितों को मनाही है। घोड़ी पे चढ़ने नहीं दिया जाता आज भी कई जगह पर। मतलब आपने देखा कि अपना हरियाणा में एक हमारा लड़का था और उन्होंने तय किया कि भाई मेरी शादी हो रही है, बाकी की शादी होती है तो बारात तो घोड़े पर बैठ कर निकलती है, तो मैं भी घोड़े पर बैठू। जब बारात निकालने के लिए घोड़े पर बैठा तो गांव के लोग सवर्ण लोग आ गए और उसको रोका, उसकी मारपीट उसको किया। तब मैं उसी जगह पर मैं गया था मैं। अच्छा। और तब मैं मेरा पार्लियामेंट था। तो आज की सोच कुछ लोगों की ऐसी है, सभी लोगों की सोच ऐसी ऐसा नहीं है। सोच बदलने वाले काफी लोग हमारे साथ है, लेकिन सोच न बदलने वालों की सोच बदलना चाहिए और उनके लिए हमें और भी लोगों के बीच में काम करने की आवश्यकता है। एक सवाल इंटरकास्ट मैरिज को लेकर लूंगी। दलितों में और सवर्णों में शादी हो जाए समझ में आता है, लेकिन अगर इसी इंटरकास्ट, आपकी बात सुनकर अगर इंटरकास्ट मैरिज पर आगे बढ़े और मुस्लिम और हिंदू करने लगे तो फिर लव जिहाद कहेंगे उसे? मुझे लगता है कि जब लव मैरिज अगर हिंदू में होता है तो भी उसका विरोध होता है, लेकिन बड़ी संख्या में विरोध नहीं होता है।
लेकिन हिंदू मुस्लिम में जब शादी होती है तो कुछ लोग विरोध करते हैं। मेरी पार्टी का मानना ये है कि भाई ऐसा विरोध करना नहीं चाहिए। मुस्लिम कम्युनिटी भी अपनी कम्युनिटी है, और दो बच्चे कॉलेज पढ़ते हैं, एक साथ आते, नौकरी दोनों एक साथ नौकरी करते, फिर उनकी पहचान होती है, वो जो शादी करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसको लव जिहाद वगैरह कहना ठीक नहीं है। मतलब मेरी पार्टी का मानना अच्छा। ऐसा है कि मुस्लिम भी अपने ही लोग हैं, और ये मुस्लिम पूरे हिंदू ही थे। मुगल इधर आने के पहले पूरे यहाँ के मुस्लिम ही थे, कन्वर्टेड है। और 2500 साल पहले नम्रता जी अपना देश पूरा बुद्धिस्ट था। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जी ने जो वर्ल्ड पीस का जो भूमिका रखा था, और मानवता की भूमिका रखी थी, समानता की भूमिका रखी थी, तो पूरा देश जो है पहले वो वैदिक धर्म में रहता था, लेकिन पूरा देश भर में बुद्धिज्म पूरा बढ़ गया था। इतना ही नहीं, पूरे एशिया का खंड में अगर आप जाते हैं तो बुद्धिस्ट जो है, थाईलैंड है, ताइवान है, वियतनाम है, श्रीलंका है, जापान है, चाइना है, ऐसे कई देशों में बुद्धिज्म जाकर पहुंचा था। पूरे एशिया में मतलब बुद्धिज्म जाकर पहुंचा था, और आज पूरे दुनिया में बुद्ध की चर्चा होती है। तो एक जमाना था कि पूरा देश बुद्धिस्ट था। बाद में शंकराचार्य जी आए, उन्होंने हिंदू धर्म की स्थापना की, फिर बुद्धिज्म का ह्रास हो गया। यहाँ हिंदू धर्म की संख्या बहुत बड़ी बन गई। जब यहाँ मुगल आए तो हिंदू लोग मुसलमान बन गए, जब अंग्रेज इधर आए तो हिंदू लोग ईसाई बन गए, हाँ, और बुद्धिस्ट जो बने ये भी बोले हिंदू ही थे। हम पूरे हमारे लोग पूरे हिंदू ही थे। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को धर्म परिवर्तन किया था। इसी तरह मुझे लगता है कि भाईचारा मजबूत करने की आवश्यकता है। नरेंद्र मोदी जी का मिशन है कि सबको साथ में लेकर आगे चलना है। नरेंद्र मोदी जी का मिशन है सबका साथ सबका विकास। नरेंद्र मोदी जी का परिवार है 140 करोड़ का, और जो भी योजनाएं हमने बनाई है, सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई है, 10% आरक्षण इकोनॉमिक सेक्शन को दिया है, उसमें मुस्लिम भी आते हैं। जनधन योजना है, आवास योजना है, उज्ज्वला योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, ऐसी सभी योजनाएं जो है वो सभी योजनाओं का फायदा मुस्लिम कम्युनिटी को होता है। मतलब हम मुस्लिम के विरोध में नहीं है, मोदी जी मुस्लिम के विरोध में नहीं। इसलिए मुस्लिम कम्युनिटी ने ध्यान में रखना है कि कांग्रेस वाले ब्लैकमेल करते हैं, दलित और मुसलमानों के साथ हमेशा ब्लैकमेल करके हमेशा सत्ता में आए हैं, अनेक बार आए हैं। तो मुझे लगता है कि हम मुसलमान के विरोध में नहीं है, और जब हिंदू मुसलमान की शादी होती है तो मेरी पार्टी की भूमिका है कि उसको लव जिहाद कहना ठीक नहीं है, और उनके खिलाफ जो कुछ लोग साजिश करते हैं उससे हम सहमत नहीं है। ठीक है, इंटरकास्ट या इंटर रिलीजन मैरिज हो तो उसमें आरपीआई को एटलीस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर सर मैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों की बात करूं, सुनने में आया कि 10 से 12 सीटें आपकी पार्टी ने मांगी हैं। तो मेरी पार्टी का कहना है कि मेरी पार्टी महाराष्ट्र के सभी जिलों में है, सभी तालुका में है, गांव-गांव में मेरी पार्टी की शाखाएं है। मेरी पार्टी की छोटी पार्टी है, अपने बलबूते पर हम चुनाव लड़कर जीत नहीं सकते हैं, लेकिन हमारे पार्टी के सपोर्ट से सत्ता मिलती है। जब भी मैं जिसके साथ मैं कांग्रेस की पार्टी के साथ रहा उनको सत्ता मिली, जब मैंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया उनको सत्ता से बाहर जाना पड़ा, या बीजेपी शिवसेना की सरकार आ गई। तो मेरी पार्टी छोटी पार्टी है, लेकिन मेरी पार्टी सब जाति धर्म के लोगों को साथ में लेकर आगे चलने वाली पार्टी है, और मेरे साथ दलित वोटर की संख्या बहुत बड़ी महाराष्ट्र में है। इसीलिए मेरी पार्टी ने 10 से लेकर 12 तक सीटें हमने मांगी है, और उतनी सीटें हमको मिलनी चाहिए, ऐसा हमें आग्रह है, मेरा आग्रह है। अगर नहीं मिली नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता है, जिसके अभी आप खुद भी कह रहे हैं जिसके साथ आरपीआई लग लेती है वो जीत की तरफ आ जाता है। अगर सीटें मनचाही नहीं मिली तो कुछ नाराजगी वराजगी होगी, नहीं होगी? नाराजगी तो होती रहती है नाराजगी, लेकिन अभी नाराज रहने से काम नहीं चलेगा। मुझे मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने, जेपी नड्डा साहब ने मुझे इतना मंत्री पद मुझे दे दिया। तीसरी बात, मुझे उनके साथ मंत्री बनाने का निर्णय उन्होंने लिया। ये मेरे लिए, मेरे समाज के लिए बहुत बड़ी गौरवशाली बात है, और मैं लोगों का मंत्री पद के माध्यम से लोगों की सेवा में करता हूँ। ये मंत्री पद मेरा नहीं है, ये लोगों का मंत्री पद है। हाँ। इसलिए मुझे लगता है कि 10-12 सीटों में से कम ज्यादा सीटें हो सकती है, लेकिन हम हमारे सिंबल पर लड़ेंगे। मेरी पार्टी अभी 2 राज्यों में रिकॉग्नाइज है। नागालैंड में मेरे पार्टी के 2 एमएलए चुनकर आए हैं, वहां मेरे पार्टी को मान्यता मिली है। अच्छा। मणिपुर में मेरे पार्टी के एक लोकसभा के उम्मीदवार को
17% वोट मिला है, वहां हाँ। मेरी पार्टी रिकॉग्नाइज हुई है। तो 2 राज्यों में मेरी पार्टी अभी रिकॉग्नाइज है और इलेक्शन कमीशन ने गन्ना किसान ये सिंबल हमें दे दिया है। अभी हम या अपने हरियाणा में तो मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। हमारी 14-15 सीटें लड़ने की कोशिश हमारी थी, अच्छा। लेकिन बीजेपी की तरफ से हमको रिक्वेस्ट की गई कि भाई चुनाव इसको मत लड़िए, हमारा पूरा सपोर्ट करो। तो मैंने निर्णय लिया कि भाई ठीक बात है, अभी बीजेपी को सत्ता में लाना है और इसीलिए मैंने एक भी सीट ना खड़ी करके बीजेपी का 90 सीटों पर हमने पूरा सपोर्ट करने का निर्णय लिया है। और मैं अभी 28 और 29 को मैं 2 दिन कई जगह पर मैं जाने वालों को प्रचार में भी बीजेपी उम्मीदवारों के, और बीजेपी जरूर मतलब वहाँ सत्ता में आने वाली है। वहाँ मतलब कांग्रेस पार्टी में भी भारी विवाद आपस में पैदा हुआ है। कुमारी शैलजा जो है ये हमारे दलित समाज की है और दलित समाज के होने के कारण उनको आउट साइड किया है, वहाँ उनको उनका अपमानित कर दिया है। उनका वो तो दलित है इसीलिए उनके खिलाफ साजिश हो रही है। इसका नुकसान वहाँ बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी को होने वाला है। तो और इसीलिए मुझे लगता है कि हरियाणा में जरूर हमारी पार्टी सत्ता में आएगी। जम्मू कश्मीर में मेरे पार्टी ने 4 कैंडिडेट खड़े किए हैं। अच्छा, खड़े किए और मैं 26 तारीख को वहाँ प्रचार के लिए जा रहा हूँ, लेकिन बाकी की जगह पर मेरी पार्टी बीजेपी का समर्थन कर रही है और वहाँ भी बीजेपी सत्ता में आएगी, हरियाणा में सत्ता में आएगी। कल महाराष्ट्र में 26 नवंबर के पहले चुनाव का कराना है, तो इलेक्शन कमीशन जल्दी जल्दी अनाउंसमेंट उनकी हो सकती है। और महाराष्ट्र में और झारखंड में रिपब्लिक जो इलेक्शन होने वाली है, उसमें झारखंड में भी मैं कुछ सीटें अपने बलबूते लड़ने वाला हूँ, लेकिन बाकी की जगह पर हम बीजेपी का समर्थन करेंगे और चारों राज्यों में बीजेपी की सत्ता आएगी, एनडीए की सत्ता आएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सर, कुमारी शैलजा के बीजेपी में आने के कितने आसार हैं? कोई इनपुट आपको मिला हो, क्योंकि कांग्रेस आलाकमान से नाराज हैं, ये तो खबर मिल ही रही है। मुझे लगता है कि कुमारी शैलजा बीजेपी में जाएगी कि नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये है कि शैलजा जी से मेरे बहुत अच्छे संबंध है। अच्छा। और कई बार हम पार्लियामेंट में एक साथ रहे हैं। तो शैलजा जी का अगर कांग्रेस पार्टी में अपमान हो रहा है तो मेरा उनको निवेदन ये है कि भाई उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़नी चाहिए। जो अपमान करने वाली पार्टी के साथ रहना ठीक नहीं है। फिर मेरा निवेदन ये है कि उन्होंने अगर उनको बीजेपी में नहीं जाना है, अगर बीजेपी में जाना है तो बीजेपी में जा सकती है, अच्छी बात है, मोदी जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिलेगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर उनको बीजेपी में नहीं जाना है तो उन्होंने मेरी पार्टी में रिपब्लिकन पार्टी में आना चाहिए। ऐसा भी मेरा कुमारी शैलजा को ऑफर है। अच्छा सर, इसमें कोई शक नहीं है कि आप दलितों के, पिछड़ों के बड़े नेता हैं, लेकिन जब आप आरपीआई का विस्तार करेंगे और अगर आप यूपी की तरफ आएंगे तो आपको टक्कर मिलेगी मायावती से, आपको टक्कर मिलेगी चंद्रशेखर आजाद से। कितना कॉम्पिटिटिव मानते हैं? मानते हैं कि मायावती बड़ी नेता है दलितों की? नहीं, मैं तो मानता हूँ मायावती बड़ी नेता है, मेरे जो बड़ी भी है और वो 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री रही है। हाँ। बहुजन समाज पार्टी जो है उन्होंने मतलब एक रिकॉर्ड तोड़ काम उत्तर प्रदेश में किया है, लेकिन आज कल मायावती का जनाधार टूटता जा रहा है, बहुत डाउनफॉल में मायावती जी है। लेकिन मैं इतिहास बताऊं कि उत्तर प्रदेश में चरण सिंह के सरकार में हमारे हाथी सिंबल पर 19 एमएलए चुनकर आई थी आरपीआई की, और हमारे 4 मंत्री मतलब उत्तर प्रदेश के सरकार में थे। और दिल्ली का जो अब्बास मलिक नाम के मुस्लिम नेता थे, वो दिल्ली के हाथी सिंबल पर चुनकर आए हुए यहाँ के मेयर थे। और पंजाब में, हरियाणा में हमारी पार्टी सत्ता में रहती थी, मतलब जब बीपी मौर्य जी हमारे साथ थे, पार्टी में थे, संगप्री गौतम है, और मतलब इसी तरह के जो रामधन जी है, ऐसे नेता जो आरपीआई के साथ थे, तब पार्टी उत्तर भारत में बहुत बड़ी स्ट्रांग थी, यूपी में बहुत बड़ी स्ट्रांग थी। लेकिन बीपी मौर्य जी ने मतलब आरपीआई छोड़कर कांग्रेस में प्रवेश किया, इसलिए यहाँ हमारी पार्टी डाउन हो चुकी थी। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में अगर मैंने अभी तक किसी से टक्कर नहीं ली है, अगर मैं ले लूंगा टक्कर तो जरूर उनको आ जाएगी चक्कर। तो मतलब मैं टक्कर लेना नहीं चाहता हूँ, सभी नेता अपने हैं, मायावती भी अपने हैं, चंद्रशेखर आजाद जी
मुझे अभिमान है कि भाई वो एक नौजवान है, एक्टिव है, संघर्षशील नेता है और वो मतलब अपने बलबूते पर वहाँ चुनकर आए, मतलब मुस्लिम वोटर्स और दलित वोटर्स और बाकी वोटर्स को साथ में लेकर अपने बलबूते पर मतलब नगीना से चुनकर आए, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो मतलब इसी तरह वो उनका काम कर रहे हैं, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, लेकिन मेरी पार्टी यूपी में इतनी ज्यादा नहीं बढ़ पा रही है। इसलिए योगी आदित्यनाथ जी से मेरे बहुत ही अनेक सालों से अच्छे संबंध है। 1998 में अच्छा। जब पहली बार वो हाँ। गोरखपुर से चुनकर आए थे, तब मैं मुंबई से चुनकर आया था और मेरी पहचान उनके साथ बहुत अच्छी है। जब भी मैं लखनऊ जाता हूँ वो मेरे लिए 15-20 मिनट आधा घंटा देते, बातचीत करते हैं। तो मेरा बीजेपी के पास ये प्रस्ताव है कि भाई आरपीआई को, जिस अनुप्रिया पटेल जी है, निषाद जी है, राजभर जी है, ऐसी पार्टी अगर आपके साथ है तो रिपब्लिकन पार्टी को भी बीजेपी ने अपने साथ लेना चाहिए। मैं तो एनडीए में हूँ महाराष्ट्र से, लेकिन मेरी पार्टी दूसरे राज्यों में नहीं, ऐसा नहीं है, दूसरे हर राज्य में मेरी पार्टी है। तो लेकिन यूपी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेट है, तो वहां जिस तरह लोकसभा में बहुत बड़ा नुकसान हुआ बीजेपी का, हाँ। मतलब 80 सीटों में से 33 बीजेपी। 75 से ज्यादा सीटें चुनकर आएगी ऐसा उनका प्लान था। हाँ। लेकिन 33 सीटों पर ही उनको मतलब समाधान मानना पड़ा है। इसीलिए अगर आरपीआई को साथ में लेते हैं तो दलित वोट जो है ये 4-5% तो ट्रांसफर करने में मेरा अच्छा उपयोग हो सकता है। और जो बीजेपी का नुकसान हो रहा है वो नुकसान रोकने का काम अगर मैं जरूर करूंगा। लेकिन बीजेपी ने आरपीआई को यूपी में साथ लेना चाहिए, कुछ सीटें देना चाहिए, या अगर कुछ सीटें नहीं भी देते हैं तो आरपीआई को सत्ता में भागीदारी देकर आरपीआई भी हमारे जिस तरह ये 3 पार्टी का मैंने नाम लिया वो जिस तरह उनके साथ है, उसी तरह मुझे और मेरे पार्टी को भी अगर बीजेपी साथ में लेती है तो बहुत सारे बहुजन समाज पार्टी के नेता लोग मेरे साथ आ सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि भाई बीजेपी के हाईकमांड ने, माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने, जेपी नड्डा साहब ने इसका विचार करना चाहिए और उत्तर प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी को साथ में लेने से बीजेपी का बहुत अच्छा फायदा होगा। ठीक है, मैं यूपी और योगी आदित्यनाथ पे आगे सवाल पूछूंगी। सर, आप फिल्में देखते हैं? हाँ, फिल्में देखता हूँ मैं कभी, अभी तो टाइम नहीं मिलता है, लेकिन पहले जो कॉलेज के जमाने में मैं बहुत सारी फिल्में देखता था। मैं सुना आप जितेंद्र के फैन हैं। हाँ, जितेंद्र के फैन रहे हैं आप? हाँ, मैं जितेंद्र के फैन रहे, लेकिन मैं सबसे ज्यादा फैन हूँ अमिताभ बच्चन का। अच्छा। मतलब अमिताभ बच्चन जी एक बहुत बड़े कलाकार है, डैशिंग है और विद्रोही भूमिका उन्होंने बहुत सारी की भी है। तो इसीलिए फिल्मों देखने की मुझे आदत थी, लेकिन अभी फिल्में तो नहीं देखता हूँ। लेकिन मुंबई में रहने वाले सभी एक कलाकार है, तो सभी कलाकारों से मेरे बहुत अच्छे संबंध है और जब भी वो कलाकार मुझे किसी फंक्शन में मिलते हैं तो जब मैं अगर उनको बोलता हूँ कि मैं अठौली हूँ, तो अरे बोलते हैं कि आप तो हम जानते हैं, तुम्हारा ये यूट्यूब में पार्लियामेंट में तुम्हारी कविता हम सुनते हैं। अभी मैं राकेश रोशन को मिला था। अच्छा। और ऋतिक रोशन भी मिलने वाले थे, लेकिन राकेश रोशन जी ने मुझे मिलने के लिए इच्छा व्यक्त की थी। तो मैंने बोला कि मैं आपके घर पर आता हूँ, तो मैं मतलब उनके घर पर बांद्रा में जाकर मैं उनको मिला। तो बोल रहे थे कि अरे आपकी कविता हमको बहुत अच्छी लगती है। जब अमिताभ बच्चन को मिलता हूँ तो वो भी बोलते हैं कि आपकी कविता बहुत अच्छी लगती है। तो मैं बोला मेरी कविता आपको अच्छी लगती है, लेकिन आप मुझे अच्छे लगते हैं, कलाकार आप मुझे अच्छे लगते हैं। तो बहुत सारे कलाकार मुझे जानते हैं और मैंने कुछ फिल्मों में काम भी मैंने किया है, जो छोटा सा रोल भी मैंने किया है। कौन सी फिल्म में किया है सर? एक मतलब हमारा एक मराठी फिल्म हमारी है, उसमें मैंने रोल किया था। टाइटल रोल जो है अन्याय का प्रतिकार, मराठी में अन्यायाचा प्रतिकार। अच्छा। नाम का एक दौलत पेंटर जी उसके डायरेक्टर थे, उन्होंने मुझे रोल दिया था। हाथ में मशाल लेकर मैं आगे जा रहा हूँ और ये मशाल जो है जहाँ जहाँ अंधेरा है उस अंधेरे को खत्म मैं करता रहूंगा। अच्छा। अन्याय उस अन्याय को मैं खत्म करूंगा। जैसे शहंशाह में अमिताभ बच्चन, जैसे शहंशाह में अमिताभ बच्चन आगे बढ़ते हैं न्याय के प्रतीक के तौर पर। ऐसा मुझे एक रोल था, 5-10 मिनट का रोल था और एक जोशी और कामले ये नाम की एक फिल्म थी। अच्छा। और इंटर का जो मैरिज पर आधारित थी। मतलब जोशी और कामले, कामले दलित समाज के थे, जोशी ब्राह्मण समाज के थे। लेकिन जो कामले जो था ये दलित समाज का होने के बावजूद भी
ब्राह्मण उनको सपोर्ट करते हैं, इसी तरह का वो फिल्म था, तो उसमें भी मैंने काम किया था। और बहुत सारे एक्टर से मेरे अच्छे संबंध है। डायरेक्टर से हैं? अगर आपको किसी फिल्म का ऑफर आ जाए राजनीति से इतर, तो चले जाएंगे छोटा मोटा रोल करने? छोटा मोटा रोल के लिए नहीं जाऊंगा, जाऊंगा तो बड़े रोल के लिए जाऊंगा, लेकिन अभी छोटा मोटा रोल तो नहीं करूंगा। लेकिन मशाल से बड़ा रोल, अब मशाल नहीं उठानी। लेकिन एक आधी फिल्म वगैरह बनाने की कोशिश हमारी है। जिस तरह आजकल फिल्में थोड़ी अलग स्टाइल की बन रही है, लेकिन आर्टिस्टिक फिल्म और कॉमर्शियल फिल्म मिक्स करके एक विषय लोगों के सामने आना चाहिए, और समाज में एकता कैसी पैदा हो सकती है, उसके लिए एक आधी फिल्म निकालने की मेरी ख्वाहिश है। तो इसीलिए निर्माता के रूप में बहुत जल्दी से जल्दी मैं एक आधी फिल्म निकालने वाला हूँ। सर, एक सवाल योगी आदित्यनाथ को लेकर, मुझे पता है आपके पास थोड़ी सी वक्त की कमी है, 2-3 सवाल बचे हैं। योगी आदित्यनाथ को लेकर मेरा सवाल है कि एनकाउंटर हो रहे हैं यूपी में, और अब तो महाराष्ट्र के बदलापुर से भी ऐसी मिलती जुलती सी खबर सामने आई है। आप एनकाउंटर पॉलिसी को देखते कैसे हैं, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे यूपी हो? मुझे लगता है कि भाई इनकाउंटर का जो मसला होता है, जो लोग बहुत बड़े क्रिमिनल होते हैं, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी कमाते, प्रॉपर्टी कमाओ, लेकिन ब्लैकमेल करके प्रॉपर्टी कमाते हैं, लोगों को लूटते हैं और स्मगलिंग करते हैं, और भी कोई अलग अलग 2 नंबर के धंधे करते हैं, मर्डर करते हैं, मर्डर के लिए पैसा लेते हैं। तो ऐसे जो क्रिमिनल होते हैं, तो ऐसे क्रिमिनल लोगों का इनकाउंटर बीच में योगी आदित्यनाथ जी आने के बाद हुआ। और उन्होंने जो गुंडा राज था, वो लोग ऐसा समझ रहे थे कि भाई हम ही पावरफुल है, तो उस गुंडा राज को खत्म करने का बहुत बड़ा काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया है। और आपने देखा है टीवी में कि जब गुंडा राज खत्म करने के लिए योगी जी इनकाउंटर कर रहे थे, तब बहुत सारे क्रिमिनल लोग मतलब हाथ जोड़कर हम अभी ये नहीं करेंगे, इसीलिए मतलब पुलिस थाने में जाकर वहाँ बोलते थे कि नहीं अभी हम कुछ नहीं करेंगे। तो ऐसा गुंडा राज वहाँ खत्म हो चुका है। योगी जी आने के बाद वहाँ हिंदू मुस्लिम दंगा एक बार भी नहीं हुआ। अखिलेश यादव जी सीएम थे तब कई जगह पर हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए थे, लेकिन जब से अभी 10 साल हो रहे हैं, तो 10 सालों में अभी तक मतलब वहाँ मतलब दंगे नहीं हुए। मतलब जो हिंदू मुस्लिम दंगे है, ऐसे दंगे वहाँ बिल्कुल नहीं हुए हैं। तो मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी का काम बहुत एक्टिव है, वो बहुत बड़े समझदार भी है, उन्होंने अपनी इमेज बहुत बड़ी ब्रॉड बनाई है, और वो सब वर्गों को साथ में लेकर आगे चल रहे थे। दलितों को तो साथ में लेने की उनकी बहुत ही अच्छी पहल है, दलित अपने साथ आना चाहिए, ये उनकी भूमिका है। और इसीलिए मतलब योगी आदित्यनाथ जी की मैं प्रशंसा करता हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी अच्छा काम करते रहेंगे। सर, महाराष्ट्र से एक वीडियो सामने आया जिसमें बहुत सारे मुस्लिम सड़कों पर इकट्ठा हो गए हैं, और इम्तियाज जलील जो AIMIM के नेता हैं, उन्होंने उन मुसलमानों को सड़क पर आने के लिए कहा है। वजह आप जानते ही हैं, हिंदुओं को 24 घंटे दे दिए जाए, नीतीश राणा का एक बयान आया था, उसके बाद से ही बवाल है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मेरा एक धारावी में जो 90 फीट रोड एक रोड है, वहाँ एक मस्जिद बहुत पुरानी है, 40-50 साल पुरानी वहाँ मस्जिद है। तो वहाँ मतलब मैंने भी कोशिश की थी कि भाई मस्जिद को डिमोलिश नहीं करना चाहिए, और अगर कोई है तो आपस में बैठकर उसमें जो कोई ना कोई तो मार्ग निकालना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्माण ना हो। लेकिन अधिकारी ने सुना नहीं, और वहाँ धारावी में अभी धारावी MMRD का प्राधिकरण है, और वहाँ धारावी में अदानी कंपनी को उसको डेवलपमेंट करने के लिए काम दिया है। कम से कम वहाँ बहुत बड़ी बस्ती वो है। तो मुझे लगता है कि भाई वहाँ अभी तोड़फाड़ करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, पूरा एरिया डिमोलिश होने वाला है, और वहाँ नई बिल्डिंग खड़ी होने वाली है। मंदिर मस्जिद होगा तो वो भी खड़ा होने वाला है, बुद्ध मंदिर खड़ा होने वाला है, चर्च खड़ा होने वाला है। तो मुझे लगता है कि म्यूनसिपालिटी ने कानून हाथ में लेकर या लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्माण करने के लिए वहाँ नहीं जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ इतने लोग जमा हो गए, किसी ने बुलाया ऐसा बिल्कुल नहीं है, लोग अपने खुद बलबूते वहाँ पूरे जमा हो गए, और उन्होंने बताया कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर उसमें जो मार्ग निकला कि जिस तरह बीच में छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ था कि हिंदू समाज के लोगों ने आंदोलन शुरू किया कि भाई इनका इंक्रोचमेंट है उसको हटाओ, तो फिर उन लोगों ने बोला कि हम खुद हटाएंगे, और वो मामला जो लॉ एंड ऑर्डर का खत्म हो गया। उसी तरह धारावी में भी ऐसा हुआ
कि मुस्लिम लोगों ने बाद में बताया कि भाई हम खुद ही मतलब उसको निकालेंगे, लेकिन खाली मंदिर का ही मतलब इंक्रोचमेंट ऐसा नहीं है, अनेक जगह पर इंक्रोचमेंट होता है। तो मुस्लिम का इंक्रोचमेंट डिमोलिश करना ठीक नहीं है। इसलिए मेरे पार्टी की भूमिका ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्माण ना हो। और नीतीश राणे जो है ये बहुत अच्छे लीडर है, बहुत नारायण राणे इनके लड़के हैं, और जो वो आज भूमिका ले रहे हैं वो भूमिका नारायण राणे ने कभी नहीं ली थी। अच्छा। मतलब इतनी हार्ड हिंदुत्व की भूमिका लेकर दो समाज में विवाद पैदा करना ठीक नहीं है। और उनको भविष्य में और भी बहुत अच्छा काम करना है। बहुत ही अच्छा वो रिप्लाई देते हैं। संजय राउत को मतलब विरोधियों काम करते, उद्धव ठाकरे को घेरने का काम रहते, तो मतलब इसी तरह उनकी इमेज अच्छी बन रही है। लेकिन उन्होंने इसी तरह की एक बाजू में अपनी इमेज हार्ड हिंदुत्व की रखना ठीक नहीं है। इसलिए मेरे पार्टी की भूमिका ये है कि मुसलमान भी अपना ही है, पर हिंदू ही था। इसीलिए मुझे लगता है कि हम सब लोगों ने भाईचारा मजबूत करना है। और नरेंद्र मोदी जी का अगर नारा है कि 140 करोड़ लोगों का मेरा परिवार है, अगर नरेंद्र मोदी जी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, उसके मुताबिक सब नेताओं ने अपना बर्ताव करना चाहिए। और इसीलिए मुझे लगता है कि धारावी में अभी तो पूरी शांति है। लोगों ने इंक्रोचमेंट अपन खुद निकालने का अनाउंस किया है, तो इसी तरह की स्थिति ना पैदा हो, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल आपकी शायरी से खत्म करना चाहूंगी। आपका जो मन हो, योगी आदित्यनाथ पर 2 लाइन बोल दीजिए, मोदी पे बोल दीजिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हो। गाँव गाँव की बोल रही है दादी, गाँव गाँव की बोल रही दादी, प्रधानमंत्री के रूप में बहुत ही अच्छे हैं नरेंद्र मोदी। गाँव गाँव की बोल रही दादी, प्रधानमंत्री के रूप में बहुत ही अच्छे हैं नरेंद्र मोदी। लेकिन जब मैं गांव में जाता हूँ तब मुझे पूछती है गांव की दादी, जब मैं गांव में जाता हूँ तब मुझे पूछती है गांव की दादी, राहुल गांधी कब करेंगे शादी। ये भी करते हैं। और जिस तरह हमारे योगी जी है, मतलब जो बिल्कुल नहीं है दागी, जो अपने कर्तृत्व में बिल्कुल नहीं है दागी, उनका नाम है आदित्यनाथ योगी। और जो है बहुत ही त्यागी, जो है बहुत ही त्यागी, वो है यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी। ठीक है सर, तो रामदास आठवले को आपने सुना, उनका ताना बुना, और जितना मैं बना पा रही हूँ समझ लीजिए इसीलिए मोदी ने रामदास आठवले को चुना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थोड़ी सी कोशिश कर पाई। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। और ये इंटरव्यू और ये शायरी आपको कैसी लगी, मेरी नहीं सर की, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।